Hello friends, myself Ras Deepak Singh, and as I've told you, this is my new YouTube channel. So in this particular video, we are going to cover the computer awareness section. Okay, so we are going to do this computer awareness. Look, in computer awareness, I have told you कि मैं आपको best of 30 questions दे रहा हूँ. ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस में बेस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस एंड दीज 30 क्वेश्चंस आर हाईली रिकमेंडेड फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो ये जो 30 क्वेश्चंस है ये एक्चुअली आपके सारे टॉपिक्स को टच करता है विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर अवेयरनेस. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन. Okay, so our first question is which among the following was the first graphical web browser? तो सबसे पहला जो ग्राफिकल वेब, लुक इस क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र. तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था. सबसे पहला वेब ब्राउज़र क्या मतलब उसका नाम क्या था जो डिस्कवर हुआ था. तो दैट इज़ कॉल्ड एज वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, ये www आप जो देखते होगे www डॉट आप जो भी लिखते हो, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये पहला वेब ब्राउज़र है और यही क्या बोलते हैं इसका फुल फॉर्म है. ठीक है, www डॉट का. लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का नाम बताएं. तो द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र इज़ एक्चुअली अ मोज़ेक. ठीक है, मोज़ेक है. लुक यहाँ पे क्या लिखा है, NCSA मोज़ेक और सिंपली मोज़ेक is a discontinued early web browser. It has been credited with popularizing the world wide web. यानी वर्ल्ड वाइड वेब को पॉपुलराइज देखते हुए इसको क्या बोलते हैं, ये इसका मतलब जो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है मोज़ेक, फिर उसको इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, इट वाज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, इसलिए मोज़ेक जो होता है वो फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है. रिमेंबर दिस, मोज़ेक इज़ द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र. और अगर सिर्फ वेब ब्राउज़र बोले कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउज़र, तो उसका नाम था www वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our question number 2 is what is the overall term for creating, editing, formatting, storing, retrieving and printing a text document? तो look, ये वर्ड प्रोसेसिंग में आप क्रिएटिंग भी कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, स्टोरिंग भी कर सकते हो और रिट्रीविंग भी कर सकते हो और प्रिंटिंग भी कर सकते हो. ठीक है, प्रिंटिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. तो दीज ऑल फंक्शंस आर यू कैन डू इन वर्ड प्रोसेसिंग. ओके, रिमेंबर दिस, वर्ड में आप ये सारे फंक्शंस को प्रोसेस कर सकते हो. सो द करेक्ट आंसर इज़ वर्ड प्रोसेसिंग. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our question number 3 is the process of trading goods over the internet is known as e-commerce. Look, e-commerce is the correct answer. कि इंटरनेट पे जो भी व्यापार होता है लाइक गुड्स का जो भी उसको सप्लाई चेन किया जाता है, जो भी इंटरनेट पे व्यापार होता है गुड्स का, वो सारा ई-कॉमर्स के अंडर में आता है. रिमेंबर दिस. लुक, इसमें जो है स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शंस लाइक ई सेलिंग एंड बाइंग, ये नहीं होता है. ई ट्रेडिंग भी नहीं होता है, ई फाइनेंस भी नहीं होता है, ई सेल्समैनशिप भी नहीं होता है. इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं, जो एग्जैक्ट टर्म है. लाइक लुक, द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज़ नोन एज. तो इससे आपको ये लग रहा होगा कि जो हम लोग गुड्स को ऑनलाइन जो इंटरनेट पे जिसका व्यापार करते हैं, तो वो ई सेलिंग एंड बाइंग भी तो हो सकता है, ई ट्रेडिंग भी तो हो सकता है, ई फाइनेंस भी तो हो सकता है, ई सेल्समैनशिप भी तो हो सकता है. लेकिन ये गलत है. ठीक है, ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर टर्म ही दिया हुआ है ई कॉमर्स. ठीक है, ई कॉमर्स इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट. रिमेंबर दिस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन very important question. Which of the following is the fastest media of data transfer? तो look, सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट मीडिया होता है डेटा ट्रांसफ़र का वो होता है ऑप्टिकल फाइबर. रिमेंबर दिस, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, एक TIR का फिनोमिना होता है, जिससे जो भी लाइट वेव्स होती हैं या फिर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो भी EM वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो बहुत ही स्पीडली मतलब वहाँ पे स्पीडली मूव करती है। लुक, ऑप्टिकल फाइबर में जो EM वेव्स है, जो लाइट वेव्स है, वो आपको पता है कौन से स्पीड से मूव करती हैं? स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, रिमेंबर दिस। और स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये जो स्पीड होती है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। तो आप सोच सकते हो कि कितना स्पीड होता है। और यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डाटा ट्रांसफ़र ऑप्टिकल फाइबर को कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर इज़ द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, रिमेंबर दिस। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी प्रोसीजर होता है, ठीक है। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। लेंस का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लेंस का जो फुल फॉर्म होता है LAN, उसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। कैन बी कनेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विच ऑपरेट ऑन द डाटा लिंक। यानी कि जब LAN डाटा लिंक पे काम करते हैं तो लेंस को किससे कनेक्ट, मतलब किसका यूज़ करके हम लेंस को कनेक्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो डिफरेंट नंबर यूज़र्स हैं, जो डिफरेंट नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं, उनको लेंस से कनेक्टेड करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं डाटा लिंक लेयर पे? तो उसको उस ब्रिज का काम होता है ये, रिमेंबर दिस, ठीक है। ब्रिज ऑपरेट ऑन, क्योंकि ब्रिज जो होता है, ब्रिजेस ऑपरेट ऑन डेटा लिंक लेयर एंड दे कैन बी यूज टू कनेक्ट लेंस। क्योंकि ब्रिज जो होता है, जो हमारा ब्रिज होता है, वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, रिमेंबर दिस, DDL पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे। एंड दैट इज़ द वाई इट इज़ यूज टू कनेक्ट लेंस, ठीक है। लेंस को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, किसका? ब्रिजेस का, लेंस को। क्यों? नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो लेंस पे कनेक्टेड हैं उनसे कनेक्ट हो जाए, उसके लिए हम लोग ब्रिजेस यूज़ करते हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। सो आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डैश इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम। इसमें बोला है कि डैश इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर हार्ड कोडेड ऑन अ चिप टू लोड इनटू रोम एट स्टार्टअप, ठीक है। डैश इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि कौन सा है जिसमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जिसको हार्ड कोड किया जाता है चिप पे टू लोड इनटू रोम एट स्टार्टअप, ताकि बाद में जब हम उसको स्टार्ट करें तो वो रीड ओनली मेमोरी, रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी पे इसको क्या बोलते हैं, लोड कर दिया जाए, ये लोड हो जाए। तो लुक, ये जो एक्चुअल में होता है ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो है BIOS का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अब लुक, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का काम क्या होता है, मैं आपको एकदम पहले इसको समझा देता हूँ। लोग, बेसिक इनपुट आउटपुट एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, लेट सपोज ये आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है। तो इस कंप्यूटर में आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी होंगे। इस कंप्यूटर से रिलेटेड आपके बहुत सारे हार्डवेयर लाइक कीबोर्ड होगा, माउस होगा, प्रिंटर होगा, CPU होगा, डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे जो कि कंप्यूटर को फंक्शन करने में यूज़ होते हैं, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का काम क्या है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करोगे तो इसका फंक्शन जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट का, कि ये चेक करता है कि ये सारे डिवाइस काम कर रहे हैं कि नहीं, आपका कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं, CPU काम कर रहा है कि नहीं, आपका माउस काम कर रहा है कि नहीं, आपका प्रिंटर काम कर रहा है कि नहीं, अगर आपने इससे कनेक्ट किया है किससे, कंप्यूटर से। तो बेसिक इनपुट आउटपुट का यही काम होता है, ठीक है। और ये इसको काम को करने के लिए क्या करता है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि लोड होते हैं, कहाँ पे लोड होते हैं, रोम में होते हैं, रीड ओनली मेमोरी में। तभी तो क्या बोलते हैं, वो चेक करेगा कि वेदर ऑल द डिवाइस आर वर्किंग और नॉट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर हार्ड कोडेड ऑन अ चिप टू लोड इनटू रोम एट स्टार्टअप। ये तो मैंने बता दिया। तो
इसका जो एक्चुअल फंक्शन होता है, देखो यहाँ पे लिखा है द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज़ अ रोम चिप लोकेटेड ऑन ऑल मदरबोर्ड्स दैट अलाउ यू टू एक्सेस एंड सेटअप योर कंप्यूटर सिस्टम एट मोस्ट बेसिक लेवल। यानी कि ये सेटअप तैयार करता है कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है, किस पे, बेसिक लेवल पे। सो दिस इज़ द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आई हैव टेल यू एवरी सिंगल थिंग कि ये कैसे एक प्रोग्राम है, फिर इसको चिप पे हम लोग लाइक हार्ड कोड करते हैं, फिर चिप को क्या बोलते हैं रोम में, ये जो प्रोग्राम है एज अ चिप को हम इसको रोम में क्या बोलते हैं लोड करते हैं, फिर लोड होने के बाद ये क्या बोलते हैं स्टार्टअप होता है, और स्टार्टअप करने के बाद ये चेक करता है कि हमारे डिवाइस फंक्शनिंग कर रहे हैं कि नहीं। ओके, सो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का लाइक बहुत ही अच्छा रोल है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर है दैट वंस इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, जब एक बार उसको इंस्टॉल कर दिया जाए, ट्रैक योर इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट, आपकी पूरी इंटरनेट ब्राउजिंग हैबिट, मतलब कि आप क्या इंटरनेट पे कर रहे हो वो ट्रैक कर लेगा, उसको चेक कर लेगा, ठीक है, यानी इसको देख लेगा। सेंड यू पॉपअप्स कॉन्टेनिंग एडवर्टाइजमेंट, आपको पॉपअप के एडवर्टाइजमेंट सेंड करने लगेगा रिलेटेड टू द साइट्स एंड टॉपिक्स यू हैव विजिटेड, और किससे रिलेटेड आपको पॉपअप देगा, जो साइट आप एक्चुअली विजिट कर चुके हो। तो ये बेसिकली होता है एडवेयर, ठीक है, एडवेयर होता है, रिमेंबर दिस, एडवेयर। Some adware has keyloggers and spyware built into the program, leading to greater damage to your computer and possible invasion of your private data। अब मैं आपको इसका काम बताता हूँ एडवेयर का, ये कैसे फंक्शन करता है। देखो, लेट सपोज ये आपका कंप्यूटर है, आप इस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हो, तो आपकी एक ब्राउजिंग हिस्ट्री होगी, ठीक है, एक ब्राउजिंग हिस्ट्री होगी। अब ये एडवेयर का काम क्या है कि सबसे पहले तो ये एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर कह सकते हो आप, क्योंकि ये गंदा काम कर रहा है। ये काम क्या करता है कि ये सबसे पहले तो आपके ब्राउजिंग को चेक करता है कि आपने इंटरनेट पे कहाँ वेबसाइट पे जा रहे हो, ठीक है। फिर जब आपकी हरकतों को ये इंटरनेट पे देख लेता है, तो ये क्या करता है कि जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हो तो उससे रिलेटेड आपको ऐड भेजता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट भेजता है, और जब आप उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हो तो ये एक्चुअली आपके कंप्यूटर में एंटर कर देता है। रिमेंबर दिस, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, तो ये आपके कंप्यूटर में एंटर करके जो आपके डाटाज होते हैं, प्राइवेट डाटा, उनको भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, एडवेयर्स आर वेरी लाइक यू कैन से दैट एडवेयर्स को इसलिए क्या बोलते हैं, की लॉगर्स भी कहा जाता है, स्पाईवेयर भी कहा जाता है, ठीक है, जासूसी करते हैं। की लॉगर्स होते हैं, ठीक है, जो कि बुल्ट इनटू द प्रोग्राम, जिनको एक प्रोग्राम में बना करके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है, ताकि हम क्या बोलते हैं प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सके किसी भी एक पर्टिकुलर यूज़र का, ठीक है। Now move to the next question. Our question number 8 is what is the loopback address। तो loopback address बहुत ही सिंपल है। लुक, आपने एड्रेस तो पता ही होगा कि एड्रेस क्या होता है। मैं सिर्फ आपको लूपबैक एड्रेस बताऊंगा कि ये लूपबैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है कि जैसे ही आप इसको टाइप करोगे, लाइक जैसे ही आप इसको टाइप करोगे या फिर जैसे ही आप इसको एक्सेस करोगे, ये नेटवर्क पे आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इस लूपबैक एड्रेस का काम क्या करता है, ये सिर्फ आपकी कनेक्टिविटी को चेक करता है। रिमेंबर दिस, ये सिर्फ आपकी कनेक्टिविटी को चेक करता है कि आप क्या बोलते हैं, आप कनेक्टेड हो कि नहीं इंटरनेट से। इसका काम सिर्फ यही है। 127.0.0.1 का सिर्फ एक ही काम है कि ये चेक करता है वेदर योर कनेक्शन इज़ एक्टिव और इनएक्टिव, बस, ठीक है। रिमेंबर दिस, लुक यहाँ पे क्या लिखा है, 127.0.0.1 इज़ द लूपबैक एड्रेस इन IP। मैसेज सेंड टू 127.0.0.0 डू नॉट अपीयर इन द नेटवर्क। यानी कि जब मैसेज सेंड होता है कहाँ पे, इस IP एड्रेस पे, तो ये नेटवर्क पे अपीयर नहीं होता, यानी कि नेटवर्क नहीं खुलता है। द नेटवर्क एडेप्टर loop back sent back all the messages to the sending application। loop back address is used to test the self connectivity। यानी अगेन मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ सेल्फ कनेक्टिविटी चेक करने के लिए
वो चेक करता है कि वेदर योर इंटरनेट इज़ एक्टिव और नॉट। सिर्फ ये कोई भी एक ऐसा वेब एड्रेस नहीं है लाइक जिस पे आके जाके आप डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सको, नॉट एट ऑल। ठीक है, ये कोई भी एक पर्टिकुलर यूज़र या फिर वेबसाइट का ये एड्रेस नहीं है, ये सिर्फ सेल्फ कनेक्टिविटी को चेक करता है। रिमेंबर दिस, सेल्फ कनेक्टिविटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज डेटा ट्रांसफ़र इन बोथ डायरेक्शन इन सेम टाइम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, अगेन ये भी बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही सिम्प्लेक्स क्या होता है, डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, डबल डुप्लेक्स क्या होता है, तो मैं आपको इसमें पूरा क्लियर कर देता हूँ। लुक, इसमें बोला है कि विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज डेटा ट्रांसफ़र इन बोथ डायरेक्शन इन सेम टाइम। तो सेम टाइम पे दोनों डायरेक्शन में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो कौन से कम्युनिकेशन में होता है, वो फुल डुप्लेक्स में होता है। रिमेंबर दिस, वो फुल डुप्लेक्स में होता है। ठीक है, अब जो बेसिक डुप्लेक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देखो, एक तो सिम्प्लेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स होता है और एक फुल डुप्लेक्स होता है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आप कह सकते हो कि डुप्लेक्स भी कह सकते हो। फुल डुप्लेक्स का मतलब ही होता है डुप्लेक्स। ठीक है, तो फुल डुप्लेक्स का तो मैंने आपको मतलब बता दिया। अब देखो सिम्प्लेक्स में क्या होता है, सिम्प्लेक्स होता क्या है, लुक, सिम्प्लेक्स में क्या होता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है। ठीक है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप सिम्प्लेक्स का एग्ज़ाम्पल होता है टीवी, जो टेलीविज़न आप देखते हो, और जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है। तो जब आप टीवी देखते हो तो आप क्या बोलते हैं, जो भी आपका डाटा फ्लो होता है वो तो सिंगल डायरेक्शन में होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप टीवी से बात करते हो, लाइक टीवी आपने देखा और फिर आप कुछ बोल सकते हो टीवी को, नहीं, सिर्फ टीवी से आप देख सकते हो, यानी टीवी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इन वन डायरेक्शन। और वही चीज़ रेडियो में भी होता है कि रेडियो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है ओनली इन वन डायरेक्शन। तो सिम्प्लेक्स का मतलब ही होता है कि जब डाटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सिंगल डायरेक्शन में जाए। ठीक है, सिंगल डायरेक्शन में। इसको मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, लाइक लेट्स सपोज़ ये दो डिवाइस है, डिवाइस 1 एंड डिवाइस 2। ठीक है, D1 और D2। तो जब ये D1 इस डिवाइस को सिर्फ डाटा भेज रहा हो तो ये क्या हो गया, सिम्प्लेक्स। ठीक है, और ये तो हो गया सिम्प्लेक्स का, तो सिम्प्लेक्स हो गया हमारा। अब ड्यूप्लेक्स क्या होता है, फुल ड्यूप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स क्या होता है। फुल ड्यूप्लेक्स ये डिवाइस ने इस डिवाइस को डाटा भेजा, अब ये डिवाइस भी इस डिवाइस को डाटा जब भेजेगा तो ये हो जाएगा ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। और ये जो दोनों भेजेंगे ये एक ही समय पे होगा। ठीक है, सेम टाइम में होगा। रिमेंबर दिस, सेम टाइम में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फुल ड्यूप्लेक्स। ये हो गया फुल डुप्लेक्स जब सेम टाइम पे दोनों डायरेक्शन में डाटा भेजे जा रहे हों। ठीक है, तो ये हो गया फुल डुप्लेक्स। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है फुल डुप्लेक्स का, तो फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल आप ले सकते हो लाइक टेलीफोन, जो आप टेलीफोन पे बात करते हो। ठीक है, टेलीफोन पे आप लाइक दोनों साइड से आप भी बात कर सकते हो, वो भी बात कर सकते हैं एट अ टाइम। तो फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल टेलीफोन हो गया। सिम्प्लेक्स का मैंने आपको बता दिया टीवी और रेडियो कम्युनिकेशन होता है। अब आ जाओ हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि अगर ये दो डिवाइस हैं, ठीक है, तो इसमें हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि अगर ये डिवाइस डाटा भेज रहा है इस डिवाइस को, तो ये डिवाइस इस डिवाइस को डाटा नहीं भेज सकता। रिमेंबर दिस, अगर D1 डाटा भेज रहा है D2 को, उसी टाइम पे सिर्फ एक ही टाइम पे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डाटा भेज सकता है, दूसरा डिवाइस उस टाइम पे डाटा नहीं भेज सकता। लेकिन अगर ये डिवाइस को भेजना है, D2 को अगर D1 में भेजना है तो फिर ये तो जाएगा, लेकिन D1 फिर D2 में नहीं भेज सकता। ठीक है, ये हाफ डुप्लेक्स होता है। रिमेंबर दिस, होते तो दोनों मतलब बाई डायरेक्शनल है, लेकिन एट अ टाइम पे सिर्फ एक ही डिवाइस दूसरे डिवाइस को डाटा भेज सकता है, दूसरा डिवाइस वेट करेगा अपने टाइम का, जब ये भेज देगा और इसको ये फिर कुछ भेजना हो तो ये फिर भेज सकता है। ठीक है, एट अ टाइम पे। तो ये तो हाफ डुप्लेक्स। तो इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ वॉकी टॉकीज़। ठीक है,
वॉकीज़ टॉकीज़ इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस हाफ ड्यूप्लेक्स। ठीक है, तो ये हाफ ड्यूप्लेक्स मैंने आपका कवर कर दिया। ठीक है, फुल ड्यूप्लेक्स, सिम्प्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और ये जो डबल ड्यूप्लेक्स होता है, डबल ड्यूप्लेक्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको ये एक तरह से जो होता है डबल ड्यूप्लेक्स, इसको भी क्या बोलते हैं, ये डबल डुप्लेक्स को भी ड्यूप्लेक्स का ही मतलब क्राइटेरिया माना जाता है, वन ऑफ द क्राइटेरिया। ठीक है, इसका फंक्शन उतना नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में, ये डबल डुप्लेक्स उतना नहीं पूछता है, दिस इज़ नॉट दैट मच ऑफ कॉमन। ठीक है, तो यही जो सबसे बेसिक्स पूछते हैं, फुल डुप्लेक्स पूछता है, सिम्प्लेक्स पूछता है, हाफ डुप्लेक्स पूछता है, या फिर डुप्लेक्स क्या होता है। तो आई हैव टोल्ड यू एवरी सिंगल मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सिम्प्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो इसमें बोला है कि विच ऑफ देम टेक केयर ऑफ ईमेल एट क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड में जो ईमेल को जो ईमेल को टेक केयर करता है वो कौन होता है? तो ये तो पॉप होता है, ये तो सबको पता होगा, पॉप और IMAP। ठीक है, पॉप का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP का होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और POP का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। लुक, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और जो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है, सबसे पहले तो पोस्ट ऑफिस का काम होता है कि जो ईमेल मेल सर्वर पे हैं उनको रिट्रीव करने में ये काम करता है। ठीक है, पॉप का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। मोस्ट ऑफ ईमेल एप्लीकेशन समटाइम्स कॉल्ड एन ईमेल क्लाइंट यूज़ द पॉपअप प्रोटोकॉल, ऑल्दो सम कैन यूज़ IMAP, जो कि ये नया वर्जन है। ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। हमारे जो इंटरनेट पे जो ईमेल्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि वो या फिर वो क्या बोलते हैं, रिट्रीव नहीं हो पाते, मतलब हमें मिलते नहीं हैं, तो रिट्रीवल का काम ये करता है पॉप। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और ये इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका आंसर होगा बोथ A and C। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी बिट्स आर यूज्ड इन IPv6? तो IPv6 का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। क्या है? IPv6 का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये बेसिकली 128 बिट का होता है, रिमेंबर दिस। IPv6 जो होता है वो 128 बिट का होता है, और एक होता है 32 बिट का भी होता है। ठीक है, 32 बिट को कहते हैं IPv4। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो 4 होता है वो 32 बिट का होता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो होता है वो 128 बिट का होता है। अब क्या बोलते हैं, ये 32 बिट का होता कैसे है? तो आपको एक चीज़ याद रखना का पड़ेगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है वो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट में हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारा 5G आ जाएगा, 5G आएगा या फिर 6G आएगा, जितने भी मतलब हायर इंटरनेट वो होंगे, जितने भी हायर जनरेशन्स होंगी, उसमें हम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 को यूज़ करेंगे। अभी हम करेंटली नहीं यूज़ करते, हम IPv4 को यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में हम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि हाउ मैनी बिट्स आर यूज, तो मैंने बताया आपको 128 बिट यूज़ किया जाता है IPv6 में। ठीक है, 128 bit address. Now move to the next question. Our next question is which is a low level language? Again this is very easy question. तो इसमें लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। C लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, C++ भी हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज भी हाई लेवल लैंग्वेज है, और पास्कल भी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये जो चारों हैं ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज हैं। सिर्फ असेंबली लैंग्वेज जो है इसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। रिमेंबर दिस, एन assembly language is a low level programming language for microprocessors and other programmable devices. ठीक है, an assembly language implements a symbolic representation of the machine code needed to program a given CPU architecture. ठीक है, तो ये जो assembly language होता है ये बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है ये क्या बोलते हैं, लो लेवल, ये किस an assembly language implements a symbolic representation of the machine code. ठीक है,
तो ये लाइक किसी भी प्रोग्राम्स को लाइक लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उन पे ये ऑपरेट कराता है, ताकि हमारे कंप्यूटर समझ पाएँ उस प्रोग्राम्स को। तो ठीक है, तो इसका काम ही होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज का कि ये किसी भी प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो कंप्यूटर्स होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को समझते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इनको मशीन कोड्स में कन्वर्ट करता है। कौन? असेंबली लैंग्वेज। तो द करेक्ट आंसर ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, सो दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। असेंबली लेवल लैंग्वेज इज़ आवर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें पूछा है व्हाट डज XHTML स्टैंड्स फॉर। XHTML मतलब होता है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। रिमेंबर दिस। लुक, इसमें जो पूछा है कि XHTML क्या होता है, तो XHTML होता है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, नाउ इसका काम क्या होता है? लुक, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ XML। मार्कअप लैंग्वेज का पार्ट होता है, यानी XML फैमिली से का एक पार्ट होता है। ठीक है, it mirrors or extends version of the widely used hypertext markup language HTML, the language in which web pages are formulated। जहाँ पर वेब पेजेस को बनाया जाता है। तो XHTML का काम क्या होता है कि जो भी वेब के पेजेस होते हैं उसको यही फॉर्मुलेट करता है। रिमेंबर दिस, उसको बनाने का काम, यानी कि जो भी आप इंटरनेट पे वेब पेजेस को एक्सेस करते हो उसको कौन बनाता है? उसको XHTML बनाता है, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ याद रहे, मतलब इस क्वेश्चन में ये चीज़ आ रहा है कि ये मार्कअप एक साथ होता है। ठीक है, मार्कअप जो होता है वो हमेशा एक साथ होता है, मतलब आप इसको ऐसे लिखते हो मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज PGP इज़ यूज्ड इन, यानी प्रेटी गुड प्राइवेसी। प्रेटी गुड प्राइवेसी किस में यूज़ किया जाता है? तो ये तो ईमेल सिक्योरिटी में यूज़ होता है। ठीक है, ईमेल सिक्योरिटी में यूज़ होता है। लाइक प्रेटी गुड प्राइवेसी इज़ अ मेथोडोलॉजी यूज्ड फॉर इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग डिजिटल फाइल्स एंड कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। ठीक है, यानी कि PGP जो होता है, प्रेटी गुड प्राइवेसी, ये बेसिकली ईमेल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि कोई हमारे ईमेल को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो PGP का काम ही है कि ईमेल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और ये कैसे प्रोवाइड करेगा? उसको इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, इनक्रिप्शन कर देगा, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ठीक है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम करता है PGP। ठीक है, किसी भी फाइल्स को PGP किस पे? ईमेल सिक्योरिटी पे, ईमेल सिक्योरिटी के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लुक, इस क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर 4 टाइप ऑफ क्लास। क्लास A होता है, क्लास B होता है, क्लास C होता है, क्लास D होता है। अब इन सब का एक एंड एड्रेस होता है। ठीक है, इन सब का एक एंड एड्रेस होता है जो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास A का एंड एड्रेस क्या होता है, B का क्या होता है, C का क्या होता है और D का क्या होता है। तो क्लास A का जो होता है वो 127 से एंड होता है, 127.255.255.255। ठीक है, ये हो गया क्लास A का। क्लास B का क्या होता है? 191.255.255.255। ये एंड एड्रेस है, याद रखिएगा, ये एंड एड्रेस है। मैं फिर बता देता हूँ, ये एंड एड्रेस है क्लास A, क्लास B। क्लास C का होता है 223, क्लास C का होता है 223.255.255.255। ठीक है, और क्लास D का होता है 239। ठीक है, 239.255.255.255। ठीक है, तो क्लास A का जो होता है वो 127 पे ख़त्म हो जाता है, क्लास B का 191 पे ख़त्म हो जाता है, क्लास C का 223 पे ख़त्म हो जाता है और क्लास D का 239 पे ख़त्म हो जाता है। तो क्वेश्चन में आप देखो क्या बोला है कि 128, आप पहला देखो, सिर्फ पहले से मतलब होता है इसमें 128 कौन सा क्लास एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो 128 किस में आएगा? क्या क्लास ए में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 127 तक ही है। क्लास बी आप देखो 191 तक है एंड, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा क्लास बी। ठीक है, तो आई हैव टोल्ड यू एवरी सिंगल थिंग ऑफ क्लास ए बी सी डी। इसका करेक्ट आंसर क्लास बी होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा 128 है वो क्लास बी में लाई करेगा, क्योंकि 127 पे ये ख़त्म हो रहा है। मैंने आपको ये एंड एड्रेस बताया है, ये सबके एंड एड्रेस आपको याद होने चाहिए, मस्ट होता है। ठीक है, 128 क्लास बी में आता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ HTTP? तो HTTP का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका जो बेसिक यूज़ होता है वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए होता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is a distributed network configuration in which all data pass through a central computer is। तो ये स्टार नेटवर्क में होता है। ये स्टार नेटवर्क में होता है। स्टार नेटवर्क में बेसिकली क्या होता है? लोग स्टार नेटवर्क में लाइक ये आपका एक हब होता है, मतलब ये आपका एक हब होता है और इससे सारे डाटा कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इससे सारे यूज़र्स जब कनेक्ट हो जाएं तो ये स्टार फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग स्टार नेटवर्क कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल डाटा इन्फॉर्मेशन पास थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर, ये सेंट्रल कंप्यूटर है जिससे सारे डाटा पास करते हैं। ठीक है, लुक स्टार नेटवर्क का एक और चीज़ यहाँ पे बोला है कि स्टार नेटवर्क आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज। स्टार नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ वन सेंट्रल हब, जो कि ये रहा वन सेंट्रल हब, विच एक्ट्स एज अ कंड्यूट टू ट्रांसमिट मैसेज। इसका मतलब है कि लेट सपोज ये डिवाइस है और ये डिवाइस, ये सारे डिवाइस हैं, ये सारे यूज़र्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। इस यूज़र को अगर इस पे एड्रेस, मतलब इस पे कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन जब भेजेगा तो ये सेंट्रल हब जो है उसके पास जाएगा, फिर ये इसको फॉरवर्ड करेगा इसके पास। ठीक है, अगर इसको भेजना है तो ये इसको भेजेगा, फिर ये इसको भेज देगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये स्टार टोपोलॉजी होता है। ठीक है, ये स्टार नेटवर्क हो गया। ठीक है, स्टार नेटवर्क। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि अ डैश इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड ऑफ GIF इमेज। तो जो GIF इमेज होता है, GIF इमेज, उसमें वेब बग होता है। ठीक है, वेब बग होता है GIF इमेज में। ये भी आप कह सकते हो एक तरह से like a web bug, also known as web beacon, is a file object that is placed on a web page or an email message to monitor user behavior. Unlike a cookie which can be accepted or declined by a browser user, a web bug arises as just another GIF or other object। ठीक है, तो look web bug आप एक ऐसे कह सकते हो कि लाइक आपके पास GIF इमेज है। सबसे पहले तो आपको मैं GIF का फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो GIF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है GIF, रिमेंबर दिस। अब GIF वही इमेजेस होते हैं लाइक जो आप क्या बोलते हैं जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे या ट्विटर पे, तो हाँ ट्विटर पे नहीं कहूँगा, व्हाट्सएप पे हो गया या फिर इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक पे, जो आप मैसेज में एक ऐसे मैसेज होते हैं जो मोशन वाले होते हैं। आपने देखा होगा मोशन वाले मैसेज जो सिर्फ लाइक 2 से 3 सेकंड्स के होते हैं जिसमें मोशन होता है, तो उसी को हम लोग GIF इमेज कहते हैं। तो उसमें एक वेब बग का काम क्या होता है, कई बार ये मतलब इसमें भेज देते हैं, मतलब इससे अटैच कर देते हैं ताकि ये जिस डिवाइस में जाए उसको फिर क्या बोलते हैं एज अ मलिशियस का काम करे। ठीक है, लाइक विच कैन बी डिक्लाइन। इसमें क्या होता है लाइक दैट इज़ प्लेस्ड ताकि वो चेक कर सके, मॉनिटर कर सके, लाइक उसकी प्राइवेसी को वो तोड़ सके, मतलब एक स्पाई जासूसी का काम करे कि मतलब आपने इस GIF के साथ अगर कोई वेब बग कनेक्ट कर दिया तो वेब बग का काम होता है कि वो देखेगा कि वो यूज़र क्या क्या कर रहा है अपने डिवाइस पर। ठीक है, तो एक तरह से स्पाईवेयर का काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो वेब बग है। और वेब बग इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड ऑफ अ GIF इमेज, रिमेंबर दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल इज़ यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम मोबाइल। तो मोबाइल में ये तो सबको पता है कि WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो मोबाइल में इंटरनेट को एक्सेस मतलब इंटरनेट को चालू करने के लिए हम लोग वेब का यूज़ करते हैं, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स रिफ्रेशिंग ड्यूरिंग रिटेनिंग ऑफ डाटा। लोग दो टाइप के होते हैं, एक SRAM होता है, ठीक है, SRAM होता है एक, और एक होता है DRAM, ठीक है। सबसे पहले तो SRAM जो होता है वो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM जो होता है वो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। लुक, डायनेमिक में क्या होता है कि आपको अगर अपना डाटा बचाना है कंप्यूटर पे तो आपको हमेशा रिफ़्रेश करते रहना पड़ेगा, और स्टैटिक रैम में क्या होता है कि अगर आप रिफ़्रेश नहीं भी करोगे तो भी आपका डाटा वहाँ पे रहेगा कंप्यूटर पे जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। रिमेंबर दिस। रैम में क्या होता है, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, स्टैटिक रैम में अगर आप रिफ़्रेश नहीं भी करोगे तो भी आपका डाटा कंप्यूटर पे रहेगा। लेकिन DRAM में क्या हो जाता है, वो इरेज हो जाता है, मतलब मिट जाता है अगर आप रिफ़्रेश नहीं करोगे। अगर आप रिफ़्रेश करते हो DRAM में तो डाटा मेंटेन होता रहेगा, यानी डाटा रहेगा जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली बता दिया SRAM और DRAM। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स रिफ्रेशिंग ड्यूरिंग रिटेनिंग ऑफ डाटा, यानी डाटा को रिटेन करने के लिए हम किस में रिफ्रेशिंग करते हैं। तो मैंने बताया आपको डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में करते हैं, ठीक है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में करते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में नहीं करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। ये तो बहुत सिंपल है। कैथोड रे ट्यूब बेसिकली एक डिवाइस होता है जो कि लेबोरेटरीज़ में यूज़ किया जाता है, और ये डिफरेंट आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल्स जो होते हैं उनको करने के लिए यूज़ होता है। ये बेसिकली जो CRT होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए होता है। कैथोड रे ट्यूब जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लाइक फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, उनमें क्या बोलते हैं यूज़ होता है, उनको निकालने के लिए, या फिर उनको निकालने के लिए और भी डिवाइसेस यूज़ होते हैं। तो ये उनमें क्या बोलते हैं एक डिवाइस का काम करता है CRT। बहुत ही कॉमन है ये। आप अगर किसी भी जो भी कोई इंजीनियरिंग करता हो या फिर जो भी कोई डिप्लोमा करता हो या जो भी ITI करता हो, अगर वो डिफरेंट अपने लैब्स में जाएगा और प्रोजेक्ट करेगा तो वो CRT का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया। तो ऑप्टिकल मीडिया में ऑप्टिकल मीडिया जो होता है इसमें देखो क्या होता है, एक तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ये वाला हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, या फिर आप कह सकते हो इसमें और भी 2-3 चीज़ें होती हैं। तो इसमें एक तो CD हो गया, एक तो DVD भी आपका ऑप्टिकल मीडिया ही होता है। यस, हाँ, BRD भी आपका ऑप्टिकल मीडिया ही होता है, और एक होता है HVD भी आपका ऑप्टिकल मीडिया ही होता है, ठीक है। रिमेंबर दिस। लुक, ये सारे क्या बोलते हैं डाटा स्टोरेज डिवाइस हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क भी डाटा स्टोरेज डिवाइस है, DVD भी डाटा स्टोरेज डिवाइस है, BRD भी डाटा स्टोरेज डिवाइस है, HVD भी डाटा स्टोरेज डिवाइस है। बस इनके साइज़ का वो रहता है, डिफरेंट साइज़ होते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा ऑप्टिकल मीडिया पे बेस्ड है, तो वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। लुक, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है आपका वो ऑप्टिकल मीडिया पे बेस्ड है, ठीक है। ये ऑप्टिकल मीडिया पे बेस्ड है। जो फ्लॉपी डिस्क है वो ऑप्टिकल मीडिया पे नहीं है, हार्ड डिस्क भी नहीं है, और मैग्नेटिक टेप भी नहीं है। जो फ्लॉपी डिस्क जो है और जो हार्ड डिस्क है वो आपको मैं कह सकता हूँ कि ये एक तरह से मैग्नेटिक डिस्क हैं ये दोनों, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क हैं ये दोनों, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। CD मैंने आपको बता दिया ऑप्टिकल डिस्क पे आ जाएगा। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? मैग्नेटिक टेप जो होता है वो बेसिकली एक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि बेस्ड होता है सीक्वेंशियल एक्सेस पे होता है, ठीक है। सीक्वेंशियल एक्सेस पे होता है, रिमेंबर दिस, सीक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं एक मेमोरी डिवाइस है मैग्नेटिक टेप।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्टिकल मीडिया पूछा है तो कॉम्पैक्ट डिस्क होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ऑप्शन में डीवीडी भी होता है, सीडी, डीवीडी, बीआरडी या एचआरडी, तो एचवीडी, सॉरी एचआरडी नहीं एचवीडी, तो तीनों में, चारों में से आप कोई भी लगा सकते हो ऑप्टिकल मीडिया में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस आर इन एम एस वर्ड? तो ये बेसिकली क्या करता है? अलाइंग द टेक्स्ट, राइट? वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी टू डील विद सिटीजन्स, बिजनेस, अदर गवर्नमेंट एजेंसी? तो वो ई गवर्नमेंट होता है, ठीक है। ई गवर्नमेंट क्या होता है? ई गवर्नमेंट इज़ द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव द एक्टिविटीज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में देखो इसमें बोला है कि व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी टू डील विद सिटीजन्स, बिजनेस एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसी। यानी कि उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? जब गवर्नमेंट जो होती है हमारी हेड, वो क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करती है, सिटीज़न को इम्प्रूव करती है और गवर्नमेंट एजेंसीज़ और बिजनेस को इम्प्रूव करती है। तो वो टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? वो कौन सी टेक्नोलॉजी? तो वो होता है ई गवर्नमेंट। यानी जो भी काम हो गवर्नमेंट का वो कहाँ पर हो? इंटरनेट पर हो, ठीक है। इंटरनेट पे ई गवर्नमेंट कहलाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क? तो ये फायरवॉल का काम होता है, ठीक है। ये फायरवॉल का काम होता है कि ये हमें अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाता है। लुक, अ फायरवॉल इज़ ईदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक फायरवॉल जो होता है वो या तो हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फायरवॉल का काम सिर्फ एक ही चीज़ होता है, हमेशा याद रखना। फायरवॉल प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एंड फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क। यानी कि अगर कोई एक कंप्यूटर डिवाइस है और दूसरा लाइक कोई एक कंप्यूटर डिवाइस, आप इसको कह सकते हो हैकर, और ये एक यूज़र है, ये कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। अगर ये हैकर को इस पे एक्सेस करना है, तो अगर इसको बचना है इस हैकर से, तो ये फायरवॉल को यूज़ कर ले। मतलब अगर इस कंप्यूटर पे फायरवॉल है तो ये हैकर कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगा इस कंप्यूटर पे, ठीक है। तो यही है, फायरवॉल प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क। यानी एक प्राइवेट नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकता है फायरवॉल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अनऑथराइज्ड एक्सेस से कौन बचाता है? फायरवॉल बचाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ओपन फाइल मेनू ऑप्शंस इन करंट प्रोग्राम? यानी कि अगर करंट प्रोग्राम में आपको फाइल यूज़ करना है तो आप Alt+F दबाओगे ना, Alt+F, तो आपका फाइल खुल जाएगा, ठीक है। फाइल मेनू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम, ठीक है, आपका फाइल मेनू ऑप्शन खुल जाएगा। लुक, अगर आपने कोई करंट प्रोग्राम जैसे खोल रखा है, ठीक है, अगर आपको इसमें फ़ाइल मेनू खोलना है, यहाँ पे जो साइड में होता है, तो आप Alt+F दबा दोगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। और Ctrl+F का मतलब होता है फाइंड, यानी कोई भी वर्ड को फाइंड करना किसी डॉक्यूमेंट में, ठीक है। सो ये तो Alt+Ctrl+F का फंक्शन होता है कि Alt+Ctrl+F बेसिकली क्या करता है? Alt+Ctrl+F ये आपका फुल स्क्रीन कर देता है, ठीक है। किसी भी लाइक टैब को ये स्विच कर देगा, स्विच टू फुल स्क्रीन व्यू, फुल स्क्रीन व्यू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फुल स्क्रीन व्यू में ये कन्वर्ट कर देता है। नाउ मूव टू आवर 27th क्वेश्चन। फिर इसमें पूछा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज़ परफॉर्म्ड बाय CPU। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम होता है कि ये इनपुट को आउटपुट में परफॉर्म करता है। यानी इनपुट को आउटपुट में जब कन्वर्ट करता है वो काम कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लुक, इसमें बोला है कि डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। यानी कि अगर कंप्यूटर पे कोई यूज़र कंप्यूटर यूज़ कर रहा है और कोई दूसरा पर्सन जिसे हम हैकर कहेंगे, अगर वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके क्या बोलते कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड हो गया, यूज़र नेम हो गया, लाइक कोई भी जो भी लाइक सीक्रेट कोड्स होते हैं इस पर्टिकुलर यूज़र के, अगर ये इसको हथियाने की कोशिश करेगा या फिर इसको ग्रैब करने की कोशिश करेगा तो इस प्रोसेस को फिशिंग कहते हैं,
रिमेंबर दिस। फिशिंग में क्या होता है, ये हैकर अपनी आईडी को छुपाएगा और फिर इस कंप्यूटर पे अटैक करेगा। क्यों? पासवर्ड जानने के लिए, यूज़र नेम जानने के लिए, ताकि ये आपके अकाउंट को एक्सेस कर पाए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फिशिंग कहते हैं। रिमेंबर दिस, ये क्या होता है? फिशिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the data that has been organized or presented in a meaningful fashion। तो इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है, इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, हमारे जितने भी डाटाज होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड फॉर्म में होते हैं। रिमेंबर दिस, वो एक ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड फॉर्म में होते हैं। किसमें? इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इन्फॉर्मेशन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड बाय एंड यूज़र्स कॉल्ड लाइक वर्ड और पावर पॉइंट। ठीक है, इसमें बोला है कि व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड बाय एंड यूज़र्स, लाइक जो भी वर्ड होते हैं, जो आपने MS वर्ड देखा होगा, MS वर्ड, ठीक है, या फिर MS पावर पॉइंट, PPT। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड बाय एंड यूज़र। तो इस सॉफ्टवेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो होते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। रिमेंबर दिस, इसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं कहते हैं, सिस्टम अप्लायंसेस भी नहीं कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं कहते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, फिर MS स्प्रेडशीट भी होता है, स्प्रेडशीट। ठीक है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसमें एक चीज़ और है, वो है आपका लाइक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें देखो क्या लिखा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइंड फॉर एंड यूज़र्स। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइंड टू परफॉर्म अ ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस, टास्क और एक्टिविटीज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूज़र। एग्जाम्पल्स आर एन एप्लीकेशन इंक्लूड्स वर्ड प्रोसेसर में आता है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर में आता है, मैंने आपको बताया, देखो वर्ड प्रोसेसर भी होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट भी होता है, या फिर एन अकाउंटिंग एप्लीकेशन अगर कोई हो तो वो भी क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और वेब ब्राउज़र भी आप कह सकते हो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र इज़ ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, रिमेंबर दिस। सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन we have done in this particular session like we have done best of 30 क्वेश्चंस। ठीक है, हमने बेस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस कंप्यूटर अवेयरनेस के किए। अगेन आई एम सेइंग कि दीज 30 क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। लुक, मतलब जितने आप ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे कंप्यूटर अवेयरनेस में, क्योंकि एक वाइडर सिलेबस इसमें भी होता है, मैं कहूँगा लाइक डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, तो आप क्वेश्चंस के माध्यम से इसको क्या बोलते हैं, ग्रैब करने की कोशिश करें। और जो मैं क्वेश्चंस देता हूँ ये बेस्ट ऑफ 30, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो लाइक ट्राई टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट विच आई यूज टू। मैं जो क्वेश्चंस में एडिशनल चीज़ें बताता हूँ दैट आर गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर ग्रैबिंग कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस। बिकॉज लुक, ये क्वेश्चंस तो आपके हो ही रहे हैं, लेकिन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं देता हूँ वो लाइक आपका अगर 30 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्स्ट्रा आपको क्या बोलते हैं 90 to 100 क्वेश्चंस और बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आपको डिफरेंट सब टॉपिक्स के डेफिनेशंस, उनके क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस को भी बताता हूँ इस वीडियो में। सो this is the purpose of this video. So ladies and gentlemen, this is it. And lastly again, if you are liking the channel, do subscribe the channel, please do subscribe the channel. And if you are liking my videos, do like the videos, do like subscribe the channel, and share the videos so that it will access to the most of the students and they can study from this. And lastly, if you have any doubt,
comment in comment section. When I'm free, I'm definitely come to you. So this is regarding computer awareness. If you have any doubt, you can ask in the comment section. I will for sure address your question. So this is it regarding this section. Okay, ladies and gentlemen, this is Raj Deepak Singh. Thank you.